हाय दोस्तों, मैं आपका अपना लोको पायलट अपने चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस एसआई 2025 को टारगेट मानते हुए नंबर सिस्टम का ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखते हैं सवाल किस तरह का आता है। कहीं कहीं सवाल इस तरह से आता है 1 × 2 × 3 × 4 और इसका गुणा 100 तक कराना है। मतलब 1 से लेकर 100 तक का गुणा किया जाए, 1 से लेकर तक 100 तक गुणा किया जाए तो दाईं ओर कितने शून्य आएंगे। इस तरह के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवाल आज हमको लगाने हैं। उसको लगाने से पहले हम चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लीजिए। कभी भी शून्य बनेगा तो वो तभी बनता है जब वहाँ 5 का गुणा किसी इवन नंबर के साथ हो रहा हो। इवन नंबर के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे शून्य बन जाएगा। इवन नंबर आपको पता है जो 2 के पारे से कट जाएं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 14, 16, मतलब जो 2 के पारे से कट जाएंगे वो इवन नंबर है। अब आप 5 का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो देखो 5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 का अगर 4 से कराओगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इस तरह से आपको लास्ट में एक जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है, शून्य के लिए 5 के साथ सम संख्या का होना जरूरी है। शून्य के लिए 5 के साथ सम संख्या का होना जरूरी है, क्योंकि 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8 से गुणा करके शून्य बनाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, यदि सम संख्याओं का गुणा हो रहा है, यदि सम संख्या गुणा हो रहा है, जैसे 2 × 4 × 6 × 6 × 8 डैश 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 × 100, यदि सम संख्या का गुणा हो रहा है तो जहाँ तक पूछा गया है, कहाँ तक बोला गया है, 100 तक बोला गया है, उसकी आधी संख्या लेंगे। मतलब 100 बोला है तो कितनी लेंगे बेटा, 50 लेंगे। अगर मान लीजिए 2 × 4 × 6 × 8 करते करते मान लीजिए यहाँ पे 50 है, तो आप इसकी आधी क्या ले लेंगे, आधी इसकी 25 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ये बात को समझ लीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है, ये बात को समझते हैं। ये इसलिए आधी लेते हैं कि मान लीजिए हम 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 तक गुणा करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा 50 जो होंगी वो इवन होंगी, 50 हमारी इवन होंगी और 50 हमारी ऑड होंगी, यही तो होगा। तो आपको जब इवन का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 4 × 6 डैश डैश × 100, तो यहाँ पे कितने इवेंट्स मिल जाएंगी, इवन मिल जाएंगी 50 संख्याएं। बात समझ आ रही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब जितना लास्ट में लिखा है उसका आधा ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आखिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट इसका ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, यदि विषम संख्याओं का गुणा हो रहा हो तो कोई शून्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप 1 × 3 × 5 × 7 × डैश डैश 99। अब बताइए, यहाँ 5 तो मिल गया आपको, यहाँ 5 तो आपको मिल गया है, ठीक है ना, 5 आपको मिल गया है, लेकिन इसके साथ जीरो बनाने के लिए कोई भी इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई भी इवन नंबर या सम संख्या नहीं है, इसलिए ये जीरो बनेगा ही नहीं। तो अगर विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है तो कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, जीरोस निकालने का तरीका क्या है। जब भी हमें जीरोस निकालने होते हैं, लाड में शून्यों की संख्या निकालनी होती है, तो 5 का भाग देते जाते हैं। 5 का भाग क्यों देते हैं भाई, क्योंकि 5 ही ऐसी संख्या है जो इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई होकर शून्य बनाती है। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। और तब तक 5 का भाग देते रहेंगे जब तक 5 का भाग जाता रहे, तब तक 5 का भाग देते रहेंगे जब तक 5 का भाग जाता रहे। चलिए देखते हैं, अपना पहले टाइप का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 1 कह रहा है, पहला सवाल, 1 से लेकर 100 तक गुणनफल
करने पर दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। कह रहा है 1 से लेकर, कितने से लेकर बेटा, 1 से लेकर अगर हम 100 तक गुणा करा दें, 1 से लेकर अगर हम 100 तक गुणा करा दें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे लगाओगे, आप 100 को लेंगे और 100 में क्या करना है बेटा, 100 को लेके करना क्या है ये भी समझ लीजिए। 5 का भाग देना है, 5 का आपने भाग दिया, 5 का भाग कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। अब 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो जीरोस कितने होंगे, ये जो लास्ट में लिख के आया है 4 और इसके ऊपर कितना आया है 20, ठीक है ना। ये तो हमने 100 लिया ही था, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जीरोस कितने मिल गए, जीरोस मिल गए 24। कितने मिल गए बेटा, तो जीरोस की संख्या होगी 24। 1 से लेकर 100 तक गुणा कराने पे हमको जो जीरोस मिलते हैं वो 24 मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से लेकर 100 तक गुणा कराना है, लेकिन इवन नंबर का गुणा कराना है। किसका कराना है, इवन नंबर। 2 × 4 × 6 × 8 और इंटू यहाँ तक कराना है 100 तक, तो इवन नंबर का मल्टीप्लाई कराना है। अभी मैंने समझाया है, अगर इवन नंबर वाला आ रहा है तो ये जो यहाँ पे लास्ट में है 100 उसका आधा लेंगे, तो आधा कितना हो जाएगा 50। अब 50 से 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा आपको कितना 10 आ जाएगा। और 5 का फिर भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपसे अगर पूछ दे कितने जीरोस, तो आप कहेंगे ये 2 और ये 10। टोटल जीरोस की संख्या आप बोलोगे 12। क्या क्या बोलेंगे, टोटल जो जीरोस की संख्या है वो कितनी हो गई, 12 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर कर देता हूँ कि आधा क्यों लेते हैं। देखिए आधा क्यों लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, 2 × 4 × 6 × 8 इंटू डैश 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 कितना है बेटा 100। अगर हम इससे 2 भाग लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इस 4 वाले से भी 2 भाग लोगे तो 1 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 6 वाले से भी 2 भाग लोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से जब हम 100 तक भाग लेंगे 100 तक 2 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 50 बाहर आ जाएगी। 2 की पावर 50 बाहर आ जाएगी क्योंकि 50 टर्म है और अंदर सब में 2 2 का भाग होता जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और डैश डैश करते करते यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा 50। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 2 का गुणा जितनी बार करो यहाँ तो जीरोस मिलने वाले नहीं। 2 का गुणा अगर आप 50 बार भी करोगे तो जीरोस तो मिलेंगे नहीं। जितनी बार गुणा कर लो जीरोस कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। और ये क्या है, 1 से लेके 50 तक। अब 50 लास्ट में, तो 50 से लास्ट में तो भैया क्या करते हो, 5 का भाग देते हो, तो ये क्या आया 10। फिर 5 का भाग दोगे, क्या आया 2। आंसर 10 और 2 कितने हो गए बेटा 12। तो वही मैंने सीधे आपको बताया है, जब भी आपको इवन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा हो और शून्यों की संख्या पूछ रहा हो तो जो लास्ट तक हो उसका क्या कर देना है बेटा, आधा कर देना है। क्या कर देना, आधा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए आपको नजर आ रहा है 1 से लेकर 99 तक गए हैं, सब विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। उनका गुणनफल दाईं ओर कितने शून्य होंगे, आपको भैया 0 होंगे। कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 तो मिल गया, यहाँ पे 5 तो बेटा मिल गया है, लेकिन 5 के साथ ये जो 5 है, 5 के साथ यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। कोई भी इवन नंबर नहीं है जो हमारा जीरोस बना सके। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन में आपको समझ लेना कैसे ऑप्शन देगा, वहाँ पर गलती मत करना। ठीक करने के लिए हो सकता है पहले ऑप्शन में लिख दे 2, बी ऑप्शन लिख दे 4, सी ऑप्शन लिख दे 8 और डी ऑप्शन लिख दे 0। तो आप क्या पूछ रहा था, कितने शून्य होंगे, तो आपको होंगे 0 शून्य होंगे। या हो सकता है यहाँ लिख दे कोई नहीं, क्या लिख दे, कोई नहीं। तो इसका मतलब कोई नहीं मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलते क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है 102 से लेकर कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है। अब देखो ये स्टार्टिंग से बेटा नहीं है, ये जो सवाल आपको दिया है ये स्टार्टिंग से नहीं दिया, ध्यान से समझिएगा। कहाँ से दिया है, 102 से दिया है। कह रहा 102 से जाना है गुणा कराते हुए, और कहाँ तक जाना है, जाना है आपको 200 तक। तो ये स्टार्टिंग से नहीं है। अगर सवाल कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, शुरुआत से लेते हैं। मतलब
1 से होना चाहिए। अब 1 से अगर 200 तक जाते तो सवाल इवन नंबर का है तो क्या होना चाहिए था, 2 4 6 डैश डैश डैश। मान लीजिए यहाँ पे कहीं 100 आया होगा, फिर 102 आया होगा, फिर 104 आया होगा और डैश 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 क्या आया वो 200। ये सवाल होना चाहिए था, 2 से लेके 200 तक। अगर ये सवाल होता तो आप कहते जो लास्ट में दिया है, आप क्या कहते जो लास्ट में दिया 200 उसका कर दो आधा। क्या कर दो भाई, 200 का आधा कर दो, क्योंकि इवन नंबर है तो आधा लेंगे। 200 का आधा कर दिया। अब 200 का आधा का मतलब 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे कितना आएगा 20, फिर 5 का भाग देंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ जीरोस की संख्या कितनी आएगी, 4 और 20 ये हो जाएंगे आपको 24। कितने हो जाएंगे 24। लेकिन सवाल ये तो कह नहीं रहा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यहाँ पे हमें लेना क्या है, 102 से लेकर 200 तक लेना है। तो ये 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक क्या करना होगा, हमें ने हटाना होगा। तो 2 से लेकर 100 तक अगर हम हटाएंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो 2 से लेकर 100 तक वाले हटाने होंगे। तो यहाँ पे भी आप क्या कहोगे, यहाँ भी आप यही कहोगे, यहाँ भी आप यही कहोगे कि 100 का आधा, 100 का क्या किया जाए, आधा किया जाए। तो 100 का अगर हम आधा करेंगे तो 100 का आधा क्या हो जाएगा, आपको 100 का आधा तो 50 होता है। तो 100 का आधा हमने ले लिया 50। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ 5 का भाग दिया तो यहाँ आया 10, यहाँ 5 का भाग दिया तो यहाँ आया 2, यहाँ जीरो से मिल गए कितने 12। तो 2 से लेकर 200 तक 24 थे और 2 से लेकर 100 तक कितने थे 12। तो 12 घट जाएंगे भाई, 24 माइनस 12। तो आप हंसते हंसते बोलोगे आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, इसके साथ सवाल भी समझ में आ गए। कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, 102 से लेकर चालू होना है और 400 तक जाना है। फिर वही क्वेश्चन से कि भाई 102 से कह रहा है स्टार्ट करिए और 400 तक जाइए। तो आपको अब तो समझ में आ ही गया है, अब तो सवाल में कुछ बचा नहीं है, अब तो सवाल में बचा नहीं। आप कहोगे भाई ऐसा करते हैं 102 से स्टार्ट करते हैं। लो कर दिया 102 गुणे 104 गुणे 106। और जाना कहाँ तक है, जाना तो आपको 200 तक है बेटा, सॉरी जाना आपको 400 तक है। कहाँ तक जाना है, 400 तक जाना है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी अभी आप कहोगे आपने तो बताया था सवाल तो स्टार्टिंग से होता है, ये स्टार्टिंग से है नहीं। अगर 1 से लेके 400 तक और ऊपर से क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। इस तरह से फिर आपको बीच में 100 मिलेगा, फिर 102 मिलेगा, फिर 104 मिलेगा, है ना बेटा। और गुणा करते करते लास्ट में 400 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 400। अब क्या करना है, 400 यहाँ पे है तो उसका आधा, उसका आधा हो गया 200। 200 में 5 का भाग कितनी बार गया, 40। फिर 5 का भाग कितनी बार गया, 8। और फिर 5 का भाग तो कहोगे भैया 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार गया। अब भाग जाएगा नहीं, अब भाग क्या होगा, जाएगा नहीं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कितने जीरोस हो गए, तो आप कहोगे भैया जीरोस हो गए यहाँ पे 40, यहाँ 8 और यहाँ 1। आप कहोगे 49 यहाँ पे मिल गए। लेकिन सवाल फिर वही है जो आप कहोगे कि हमको तो लेने 102 से, तो हमें 2 से लेके 100 तक को हटाना होगा। इनको हटाने के लिए फिर ये इवन नंबर है, इवन 2 4 6 है, एक एक छोड़कर है। तो हम 100 का भी क्या लेंगे बेटा, आधा। तो 100 का आधा 50 और 50 में 5 का भाग दिया तो आया 10। फिर 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो अब जीरोस में आप बोलूँगा तो आप कहोगे 10 और 2 यहाँ मिल गए 12 जीरोस। तो आंसर कितना होगा, तो आपको 49 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपको कितना, आपको आ जाएगा 37। आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 37। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 1000 तक दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। फिर वही क्वेश्चन से 2 से लेके 1000 तक लिया गया है और इवन नंबर लिए गए हैं। तो आपको जो 1000 दिया उसका आधा ले लेना, उसका आधा कितना हो जाएगा 500। 500 में क्या करना, फिर 5 का भाग देंगे, आप कितना आ जाएगा 100 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे आपको कितना आएगा 20 आएगा। और फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। और अगर इन सबको जोड़ेंगे 20 4 24 और 100 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा इसका 124। तो आप कहेंगे 124 जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 101 से स्टार्ट करना है और 200 तक गुणा कराना है और बताना है कितने जीरोस होंगे। ध्यान रखिए ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 101 से हुआ है। तो सवाल कैसे लगाएंगे हम लोग, सवाल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके चलना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और जब इसको गुणा कराएंगे इस तरह से तो आपको मिलेगा 101 और फिर 102 मिलेगा और इंटू डैश डैश करते करते आपको कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा 1 से लेके 200 तक का पहले निकालना होगा। तो भैया 1 से लेके 200 तक कितने जीरोस होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 200 लेंगे और 5 का देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा, 5 को 20, 40 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो आपको 1 बार जाएगा। और जो यहाँ से आंसर आ गया तो आपको वो कितना आ गया, 40, 8 और 1, तो आपको 49, कितना हो गया, 49 हो गया। और आपको जैसे कि अभी बताया गया है, क्या बताया है कि यहाँ पे हमें 1 से लेके 100 तक तो चाहिए नहीं, इसको हटाने होंगे। हमें तो 101 तक चाहिए, तो 1 से लेके 100 तक के क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। तो यहाँ 100 लेंगे और 100 को फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार जाएगा। फिर 5 से भाग दो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ कितने जीरोस मिलेंगे, 24 जीरो मिलेंगे। और आपको पता है, आपको याद भी है कि 1 से लेकर 100 तक अगर गुणा किया जाए तो कितने जीरोस मिलते हैं, 24 ही जीरो मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे आया 49 और यहाँ आया है 24। 49 से 24 को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। 49 से 24 को घटाएंगे तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है 25। ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ध्यान से देखा जाए तो कह रहा है संख्या 1 से 100 तक कितने शून्य होंगे। ध्यान से सवाल को पहले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपसे ये नहीं कह रहा कि 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई कराएं तो कितने शून्य होंगे। अगर ये सवाल होता मल्टीप्लाई कराएं तो कितने शून्य होंगे तो आप सीधे बोलते भैया 24 होंगे। कितने होंगे, 24, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं। ये केवल कह रहा है संख्या 1 से 100 तक कितने शून्य होंगे, आपको ये बताना है। तो जैसे हम संख्या लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेके 10 तक कितने मिल गए आपको, बस 1 जीरो मिला यहाँ पे 10 पे। तो फिर 11 से लेके 20 तक भी मिलेगा। फिर आपसे इसी तरह से 30 पे 40 पे आपको मिलेगा। तो कहाँ कहाँ शून्य मिलने वाले, 1 2 10 पे मिलेगा, 20 30 40 पे मिलेगा, 50 पे 60 पे 70 80 पे मिलेगा और 90 पे और 100 पे 2 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे बेटा, 2। तो टोटल कितने मिल जाएंगे, तो आप टोटल कहेंगे, एक तो ये हो गया, एक तो यहाँ पे मिला, फिर कहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 90 तक तो 9 शून्य ये मिल गए और 100 पे 2 शून्य और मिल गए, तो टोटल शून्य मिल गए 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संख्या 1 से लेकर 100 तक कितने शून्य होंगे, तो आपको बोलने 11 होंगे। और अगर ये पूछे 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कराएं तो कितने शून्य होंगे, तो आपको आंसर बोलना है भैया 24 होंगे। क्या होंगे, आपको बोलना है कितने होंगे, 24 होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और अच्छा देता हूं जो बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा सकता है, इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है, कह देगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम इसके आगे बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह सकता है, कह सकता है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू डैश 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 कहाँ तक 100 का स्क्वायर। और आपसे पूछा जाए बताइए अब इसके गुणा कराने पे दाईं ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, स्क्वायर तो हम बाद में देखेंगे, पहले कहाँ से कहाँ तक गए, 1 से लेकर 100 तक गए। तो 100 तक तो जीरोस निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है कि 5 का भाग देते हैं 20 आता है, फिर 5 का भाग देते हैं क्या आता है, 4 आता है। टोटल जीरो जो मिलते हैं आप करते हो 20 और 4 24। तो 1 से लेकर 100 तक अगर हम गुणा कराएं तो कितने जीरोस मिलते हैं, 24 मिलते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर लग जाए, क्या लग जाए बेटा, अगर स्क्वायर लग जाए तो आपको क्या कर देना है, इसी 2 का गुणा कर देना है, 24 पे 2 का गुणा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 48। कितना आंसर हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक चीज और सुन लीजिए बेटा, अगर बाई चांस ये सवाल क्यूब पे होता, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और कहाँ तक गया होता, 100 तक गया होता,
अब पूछता क्या आंसर होगा, तो आप 1 से लेकर 100 तक जीरो कितने होते हैं, 1 से 100 तक अगर गुणा कराया जाए तो दाएं ओर कितने जीरोस मिलते हैं, 24 जीरो मिलते हैं। अब क्योंकि क्यूब लगा है तो आप 3 का गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 72। तो आंसर हो जाएगा 72। अगर पावर 4 लग जाए तो 4 का गुणा कर देना, 5 लग जाए तो 5 का गुणा कर देना। इसी तरह से ऊपर जितने सवाल कराए हैं, इसी तरह से अगर ऊपर जितने सवाल आपको कराए हैं मैंने, अगर उनमें सबों में स्क्वायर लग के आ जाए, मान लीजिए इन सवालों में भी स्क्वायर लगा हो, तो जो आंसर आया है उसमें 2 का गुणा कर देना। क्यूब लगाए तो क्या कर देना, 3 का गुणा कर देना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं इसी तरह से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देता है, कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये चला गया 200 तक। कहाँ तक चला गया, 200 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, 200 ये है, 200 में क्या करना है, 5 का भाग दे देना है। तो क्या आएगा, 5 का भाग दोगे आ जाएगा 40, फिर 5 का भाग दे देना है, फिर आपको आ जाएगा 8, फिर 5 का भाग दे देना है, तो आपको 5 एकम 5, कितना आंसर आ गया आपको, 40, 8 48 और 1 49, 49। बट यहाँ लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा तो इसमें 2 का और गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 2 9 क्या हो जाएगा 18, 1 हासिल, 2 चुको 8, 8 और 1 9, तो 98 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बात। इसी तरह से मान लीजिए ये वाले सवाल में पूछ देता, किस वाले सवाल में, जो अभी ऊपर हम लोगों ने लगाए हैं, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछ देता कि इस पे बताइए, इस पे ये वाले सवाल पे, तो अगर मान लीजिए इस सवाल में हम लोग स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें, हर जगह स्क्वायर लगा दें, ये तो सवाल बना सकता है। तो जो इसका आंसर आया था उसमें कितने का गुणा कर देना, 2 का गुणा कर देना। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, तो जो इसका आंसर आया था उसमें 2 का गुणा कर देना। अगर क्यूब लगा दे, क्या लगा दे, क्यूब लगा दे, तो जो इसका आंसर आया था उसमें 3 का गुणा कर देना। मेरे ख्याल से अब आपको स्क्वायर और क्यूब वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये भी पेपर में पूछ दिए जाते हैं, और अब जरा इनको पढ़ लेते हैं। है क्या, थ्योरी क्वेश्चंस भी यूपीएसआई के पेपर में कभी कभार पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ी थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या थ्योरी है कि संख्या क्या होती है, संख्या मतलब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं भाई। तो याद रखना, -1 हो, -2 हो, 1 2 1.2 1.4 या 2 + 3i, ये सब बेटा नंबर्स कहलाते हैं। सब के सब क्या कहलाते हैं, नंबर्स। मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझ लीजिए, कोई -1 है, -2 है, -3 है, या 1.2 है, या 1.4 है, या 2 + 3i है, ये सब नंबर हैं। क्या है, सब नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन नंबर है कहलाते हैं, ये तो सही है, लेकिन कहीं अगर लिखा है 2 + 3i, ये क्या है, ये जो 2 है ये बेटा रियल पार्ट है, और जो 3i जो है इमेजिनरी पार्ट है। जब भी i लग जाए, जिसके साथ i लग जाता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और 2 + 3i रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट बनके कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग सम्मिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मिक संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो भी नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या जिनको बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान रखिए, आप इमेजिनरी को छोड़ दीजिए, काल्पनिक को छोड़ के जितनी भी संख्या बचती हैं वो सब रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो बात ये कि इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, तो याद रखिएगा, जिनके साथ आई लग जाए, जिनके साथ आई लग जाए वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है x + iy, तो x क्या है, रियल पार्ट है, और iy क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। i की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट के अंदर -1 होती है, इसलिए i² बराबर हम लोग -1 बोल सकते हैं। ठीक है, i² बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ i लगा है, काल्पनिक संख्याएं। अब ये कह सकते हैं, या ये समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कोई माइनस है, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, तो ये काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है, जब यहाँ पे आपको लिखा होगा अंडर रूट -2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट -2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 को मैं लिख सकता हूँ i, तो ये हो जाएगा आपका 2i, है ना। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब i वाले को छोड़ दें, अगर इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दें तो उसके अलावा जो है वो सब क्या है, रियल नंबर से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे।
चलते हैं आगे। अब रियल नंबर जो होते हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, पहले इनको समझते हैं। रेशनल नंबर जो होता है हिंदी में उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, या रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में। अब PQ ही कोई जरूरी नहीं है, कुछ किताबों में हो सकता है A/B के रूप में बोल दे, है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट चीजें PQ बोलो या AB बोलो उससे कोई लेना देना नहीं। P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन जब P/Q के रूप में लिख रहे हो तो Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो P/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अनंत हो जाएगी, है ना। तो P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्लियर हो गया। अगला, इनका दशमलव रूप या तो सीमित हो, जैसे 1/8 को आप लिख सकते हैं 0.125, है ना। 1/8 को क्या लिख सकते हो, भाग दो 0.125। अब इसके आगे रिपीट नहीं होगा, मतलब यहीं पे ये खत्म हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, जो इसका दशमलव रूप है वो सीमित है, सीमित का मतलब यहीं पे खत्म हो गया, या फिर वो रिपीट करता जाए, बार बार क्या होता जाए, रिपीटेशन होता जाए, उसका वो रिपीट हो रहा हो बार बार। जैसे मान लीजिए 1/7 की अगर वैल्यू निकालें, 7 का भाग दिया जाए तो 0.14285 ये होता है, और इसके बाद यही वैल्यू फिर रिपीट होने लगती है 142857, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। देखिए 0.142857, फिर यहाँ पर 57 तक आया, 142857, ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो ये होती है परिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या क्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिनका दशमलव रूप सीमित हो, मतलब एक जगह आके क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे 1/2 क्या हो जाएगा भाई, 0.5, काम खत्म। 1/3 जो है ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो ये परिमेय नहीं है ना। तो और इनको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार दोहरा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, याद रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। यहाँ पर 17/47 इसको हमने P/Q के रूप में लिखा हुआ है। 17/47 ये क्या है, परिमेय है। 3 परिमेय है, -5 क्या है, परिमेय है। 2/3 क्या है, परिमेय है। 0.125 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 5 के बाद ये क्या हो गया, रुक गया है। और 1/7 क्या है, परिमेय है। जिनको P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिनको P/Q के रूप में ना लिख सकें, उसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। बात समझ आ रही। जिनका दशमलव रूप ना तो समाप्त होता है नहीं दोहराता है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब समाप्त नहीं होता। जैसे 1/3 ये चलता ही रहता है, ये खत्म नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा। या √2 की वैल्यू खत्म नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा, वो कहलाती है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इनको नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, जैसे √2। और एक चीज याद रखना है, जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब प्राइम नंबर जितने होते हैं, जो आभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जितनी भी होती हैं, उनके अगर √रूट लिखे जाए, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आभाज्य संख्याओं के वर्गमूल √2, √3, √5, √6 हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहीं अगर √रूट आपको लिख के आ जाए 4, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, है ना। तो कौन सी, मैं कह रहा हूँ जितनी भी आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्याओं का अगर वर्गमूल लिया जाए तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और याद रखिएगा, कहीं लिख के आ जाए पाई अगर लिख के आ जाए तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 लिख के आए तो भैया ये परिमेय संख्या है। क्या है, 22/7 परिमेय। तो आपके मन में आएगा कि पाई का मान ही तो 22/7 होता है, पाई का मान ही तो 22/7 होता है। ऐसा नहीं है। 22/7 की जो वैल्यू बेटा आती है जब डिवाइड करते हैं, तो √रूट जब हम लोगों ने 22/7 की जो वैल्यू आती है डिवाइड करते हैं, तो जब हमने पाई का मान निकाला था, तो पाई का मान भी इसके लगभग बराबर आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअल में लगभग बराबर होता है, ठीक ना। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह रूलर संख्या कहीं लिख के आ जाए जिसको ई से डिनोट करे, तो वो भी अपरिमेय संख्या है। वो भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं।
अब हम लोग ने रेशनल नंबर पढ़ लिए। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है उनको भी दो भागों में बांटा गया। तो उन्हें कौन कौन से दो भागों में बांटा गया ये देख लेते हैं। उन्हें क्या बांटा गया, एक तो बांटा गया इंटीजर और एक बांटा गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव वाला बोले या भिन्न वाला बोले। भिन्न का मतलब जैसे 3/5 लिखा है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग हर बोलते हैं। ये बात आपको पता है। तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक ना। तो रेशनल दो नंबर में बांटे गए, एक पूर्णांक और एक डेसिमल। अब पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर उसको भी तीन भागों में बांटा गया, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो जीरो वाले में तो आपको समझ में आ गया, जीरो वाले में केवल जीरो ही होगा, जीरो वाले में केवल क्या होगा बेटा, शून्य होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जिनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए, 1 2 3 और डैश डैश कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो वो कहलाती है पॉजिटिव इंटीजर। वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव इंटीजर। और जिनकी वैल्यू निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर मतलब नकारात्मक पूर्णांक, जिनकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट -4 से लेकर कहां तक जाए, -1 तक जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। या ऐसे बोल सकते हो -1 -2 डैश 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 कहां तक जाए, माइनस इनफाइनाइट तक जाए, तो क्या है, निगेटिव इंटीजर। इतनी बात समझ आ गई। अब ये नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव वही बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे समझते हैं। कहीं लिखा है होल नंबर्स और कहीं लिखा है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए, बहुत पूछा जाता है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, जब 0 से चालू हो और 1 2 और 3 कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो आप बोलना ये होल नंबर है। लेकिन 1 से चालू हो, 2 3 इनफाइनाइट तक जाए, मतलब इसके साथ जीरो ना हो, जीरो ना हो, तो बोलना नेचुरल नंबर है। कैसा है, नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर, याद रहेगा। तो अगर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है तो आप होल नंबर बोलेंगे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है तो क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आपके उसके और नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी देखते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स बोलते हैं, एक यूनिटी बोलते हैं मतलब एकांक, और एक बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो एक से कटे या स्वयं से कटे और किसी पारे से ना कटे, वो कहलाती हैं प्राइम नंबर्स। ये भी ऐसे बोल सकते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, एक वो 1 हो और एक वो स्वयं हो। एक मतलब स्वयं का मतलब अपना खुद हो, तो वो कहलाती हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 क्या होगा, 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह 3 या तो 1 से कटेगा या अपने आप खुद 3 से कटेगा। इसी तरह 5 या तो 1 से कटेगा या तो खुद 5 से कटेगा। इसी तरह 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। मतलब एक तो क्या हुआ कि 1 से कट रहा है या तो स्वयं से कट रहा है, तो वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ गया। यूनिटी आपको समझ में आता है, केवल 1 है, एकांक। और कंपोजिट नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं या दूसरों से कट जाए, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 4 4 से भी कटता है और 2 से भी कट जाएगा, तो ये क्या कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे 6 ये 6 क्या 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कट जाएगा, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, जिनको भाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक है जो यूनिटी हमने आगे लिखा है, अलग लिख रखा है, यूनिटी एकांक मतलब 1 जो है भैया ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपसे पूछी जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप ये ना बोल दीजिएगा कि 1 है, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या है, तो ये ना बोल दीजिएगा 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बोली जाए तो आप 4 बोलेंगे, तो 4 है, ठीक ना। ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है। बात समझ में आ रही। शून्य क्या है, शून्य भाज्य संख्या गिनी जाती है। शून्य जो है वो क्या बोली जाती है, भाज्य संख्या। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर आपको 0 भी दिया है, 4 भी दिया है, 6 भी दिया है, और तब बोल दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो भैया 0 मारिएगा, तब 0 मारिएगा। अगर 0 ना दिया गया हो तो भी 4 मारिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हमने इसको 2 भागों में बांटा, एक सम नंबर में बांटा और एक विषम नंबर में बांटा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको याद रखना, इवन नंबर्स जो क्या करें, 2 से कट जाएं, तो वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 102 हो गया, है ना, 204 हो गया। ये सब 2 के पारे से कट जाएंगे भाई, ये सब 2 के पारे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये सब 2 के पारे से कट जाएंगे, तो ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। और ओड नंबर्स जो 2 के पारे से ना कटे, जैसे 3 है, 5 है, या कहीं लिखा है 2017, क्या लिखा है 2017, तो आपको भैया ये इवन नंबर से, क्योंकि ये 2 के पारे से नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा। धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया, इवन नंबर जो 2 से कट जाए। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इवन, इनको हमने 2 भागों में बांटा, इवन नंबर जो 2 से कट जाए, और ऑड नंबर विषम नंबर जो 2 के पारे से ना कटे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें और हैं जो आपको याद रखना है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। क्या देखें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कहीं लिखा हुआ है से आवाज को या को प्राइम। से आवाज या क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है को प्राइम। तो से आवाज क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए।
जिस जोड़े में दोनों अभाज्य संख्या हो, जिस जोड़े में दोनों की दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 3, क्या लिखा है 2 और कॉमा 3, तो ये दोनों क्या है, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, तो आप कहोगे ये क्या है, को प्राइम है। 3 कॉमा 5, क्या लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ 3 कॉमा 5, तो ये दोनों क्या है, अभाज्य है, तो क्या है, को प्राइम है। 7 कॉमा 23 लिखा है, अभाज्य है, क्या है, को प्राइम। बात समझ आ गई। एक होती है सापेक्षित अभाज्य, मतलब रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या है, जिस जोड़े का मासा एक हो। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 कॉमा 3, तो इसका मासा अगर निकाला जाए तो मासा मतलब क्या आएगा, एक ही आएगा, तो मासा एक आएगा, तो आप बोलोगे ये रिलेटिव प्राइम है। 3 कॉमा 5 इसका मासा भी एक आएगा, रिलेटिव प्राइम है। 7 कॉमा 23 इसका मासा एक आएगा, रिलेटिव प्राइम है। 7 कॉमा 10 इसका मासा एक आएगा, रिलेटिव प्राइम है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट भी बन जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्या नोट बनता है, आप समझिएगा जरा। प्रत्येक सह अभाज्य जोड़ा क्या बोल रहे हैं, सापेक्षित अभाज्य कहलाता है। कहने का मतलब है जो भी को प्राइम होगा, जो को प्राइम होगा वो पक्का का पक्का है कि रिलेटिव प्राइम भी होगा, पक्का है वो रिलेटिव प्राइम भी होगा। लेकिन रिलेटिव प्राइम को प्राइम होगा ये जरूरी नहीं। देख लीजिए आप 2 कॉमा 3 है, तो ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है तो ये रिलेटिव प्राइम भी है, ये को प्राइम है तो ये रिलेटिव प्राइम भी है, ये को प्राइम है तो ये रिलेटिव प्राइम भी है। लेकिन अगर 7 कॉमा 10 की बात करें तो ये रिलेटिव प्राइम तो है बेटा, लेकिन को प्राइम नहीं, क्योंकि को प्राइम के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, और 10 अभाज्य नहीं है, 10 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन 7 कॉमा 10 का मासा तो एक ही आएगा, इसलिए रिलेटिव प्राइम है। तो कहने का मतलब जितने भी को प्राइम होंगे वो सब रिलेटिव प्राइम तो होंगे, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम को प्राइम हो ये पक्का नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य मतलब ट्विन प्राइम क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, अभाज्य होनी चाहिए और साथ में 2 का अंतर, मतलब 3 कॉमा 5 लिखा है तो ये देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का अंतर कितना है, 2 का, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं आपस में। 17 कॉमा 19 लिखा है, दोनों अभाज्य है, दोनों का अंतर क्या है, 2 का, ये ट्विन प्राइम है। लेकिन कहीं 3 कॉमा 7 लिखा है तो ये दोनों अभाज्य तो है लेकिन इनका अंतर 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिए जितनी भी ट्विन प्राइम, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दोनों हो सकती हैं। जो ट्विन प्राइम है वो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दोनों हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ट्विन प्राइम संख्या है वो को प्राइम भी हो सकती हैं और रिलेटिव प्राइम भी हो सकती हैं। ठीक है, यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का एक ही एक क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, और आपको एक ही में भाई समझ लेना है, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर क्वेश्चन कहता है 2 व 3 के बीच में परिमेय संख्याएं बताओ, मतलब ये क्वेश्चन आया 2 व 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है और आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। तो वो सवाल कैसे लगेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, जो ए है बेटा, जो ए है वो पहली वाली वैल्यू होगी और जो बी है वो बाद वाली वैल्यू होगी। अगर आपसे बोला गया 2 कॉमा 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो ए का मान क्या हो गया, 2 हो गया, और बी का मान क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू डाली जाए। अगर ए का मान आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, तो चलो डालते हैं। ए का मान जब हम 2 डाला तो ए का मान हो गया 2, और के की वैल्यू क्या लेंगे, के की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ डाला के बराबर 1 प्लस बी का मान कितना डालेंगे, बी का मान 3 डालेंगे और के बराबर यहाँ क्या रहेगा 1, तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 2, क्या 2 में 1 का गुणा 2 और प्लस 3 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये कितना हो जाएगा 5/2। तो अब अगर 5/2 ऑप्शन में है तो 5/2 आप टिक मार देना, लेकिन अगर 5/2 ऑप्शन में नहीं है तो के बराबर कितना डाल देना, 2 डाल देना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 2, के की वैल्यू कितनी डालोगे, 2 डालोगे, फिर बी की वैल्यू तो भैया 3 ही रहती है ना, और के की वैल्यू भी क्या डालोगे, 2 डालोगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 7 और नीचे आ गया 3, तो 7/3। अगर 7/3 ऑप्शन में है तो टिक मार देना, अगर नहीं है तो आप के की वैल्यू 3 डाल देना। समझ में आ गया। तो परिमेय व्यंजन के जो परिमेय संख्या निकालनी है तो उसका केवल एक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने सिखाया है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको कि भैया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है सिंपल सा बेटा, आप कहोगे ए के प्लस बी अपान
k प्लस 1, जहाँ k की वैल्यू 1 2 3 से लेकर डालनी है। ठीक है, जो ऑप्शन मिलेगा टिक मारेंगे ना, अगली वैल्यू डालेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जरा अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 2 और 3 के बीच में आप परिमेय संख्या निकालनी है, इरेशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में। तो अगर ये भी आपसे पूछ सकता है 4 5, या आपसे पूछ सकता है 9 11, इसके बीच में कुछ भी इस तरह का सवाल दे सकता है। तो कैसे करना है, तो आप याद रखेंगे इस सवाल में क्या करना है। जैसे मान लो 2 और 3 बोला, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 2 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो आप या तो आप ऐसे उल्टा समझ लो किसका वर्गमूल है, या ये समझ लो ये 2 कैसे आएगा, तो 2 का आप स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो मतलब 4 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, बात समझ आया। और 3 का क्या होगा भाई, 9 होगा, और 3 का 9 होगा, 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको इसका स्क्वायर करके वर्गमूल लिखना है। 2 किसका वर्गमूल है, 4 का, और 3 किसका वर्गमूल है, 9 का। जिसको नहीं समझ आ रहा वो 2 का स्क्वायर करेगा 4, और 3 का स्क्वायर करेगा 9, और इसमें लगा देगा अंडर रूट। अब 4 से लेके 9 तक, 4 से लेकर 9 तक जितनी संख्या होंगी बीच में वो सब अपरिमेय होंगी। मतलब आपको 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। इतनी तो संख्या होगी। अब इसमें कोई भी आपको जो ऑप्शन दे देगा वो ऑप्शन आप टिक मार दीजिएगा। क्लियर बात हो गई। आप कहोगे क्या अंडर रूट 4 ऑप्शन होगा तो वो देंगे, भाई अंडर रूट 4 जो है वो आपका अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो वो परिमेय है ना, 2 क्या है, परिमेय है। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या है, 3 होती है, वो क्या है, परिमेय है। उसने पूछा 2 व 3 के बीच में अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब जिनका वर्गमूल ना निकल सके, तो भैया इसके अपरिमेय क्या क्या हो जाएंगी, तो आपको अपरिमेय क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5 हो जाएगी, है ना, जो ये आया। अंडर रूट 6 हो जाएगी, अंडर रूट 7 हो जाएगी, अंडर रूट 8 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 8 का भी तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, पूरी संख्या बाहर नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे अपरिमेय बोलेगा तो जो संख्याएं आपको 2 दी गई हैं वो दोनों आपको देख लेना किसका वर्गमूल है, वो आपको देख लेना किसका वर्गमूल है। जो 2 और 3 दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, 2 और 3 दिया गया है, तो ये 4 का है, ये 9 का है, उसके बीच में जितनी संख्या आएंगी वो क्या है, अपरिमेय है। क्लियर हो रहा है। और जो ऑप्शन दिया हो वो टिक मार देंगे। क्लियर। अब मेरे को ये टॉपिक पूरा मैंने आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिया था, अगर वो आपको याद हो तो, या फिर हो सकता है आपको याद ना हो क्योंकि आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी। अगर भाई वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें। और उस वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर 1-2 लोगों ने कमेंट किया, सब लोगों ने कमेंट नहीं किया, लेकिन 1-2 लोगों ने उसका आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, आखिर उसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन था P और Q, क्वेश्चन था कि P और Q अंक जो दिए गए थे उनका मान आपको निकालना था। क्वेश्चन क्या था समझिए, 5P 9 3 2 7 2Q 8, इनको जब जोड़ा गया तो जोड़ने पे 1114 आया है। तो आपसे पूछ रहा है Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे जोड़ें, 9 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16, 16 और 8 होता है आपका 24। तो 24 का 4 तो यहाँ हो गया, तो 2 कैरी हुआ होगा, कैरी का मतलब हासिल आया होगा। और यहाँ से ध्यान देखना, 5 3 8, 8 2 10, और यहाँ पे है 11, क्योंकि लास्ट में 2 अंक आए होंगे भाई। इसका एक अंक तो इसका आएगा ना, ये लेकर बीच वाली लाइन का, तो 11 मतलब एक यहाँ पे हासिल आया है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो दूसरे नंबर पे आइए, तो 2 और 2 4, 4 में जुड़ेगा P और Q, तो 4 + P + Q, और यहाँ पे आ रहा है 1 का मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, आप बताइए 1 कब आएगा, या तो 11 होगा या तो 21 होगा, यही तो होना चाहिए। तो ये 4 है। अगर यहाँ पे P + Q 11 लाना है तो P + Q कितना होगा, 7 होगा, समझिएगा। P + Q की वैल्यू क्या होगी, 7। 21 अगर मैं बोलूँगा तो आपको P + Q की वैल्यू 17 होगी। ठीक है ना, बात समझिएगा। और अगर 21 आ गया तो हासिल 2 आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, 2, जबकि हासिल हमको 1 लेना है। तो इसका मतलब यहाँ होगा 11, क्या होगा 11।
तो P प्लस क्यू कितना होगा, तो आप कहोगे P प्लस क्यू की वैल्यू होगी 7। अब उसने बोली है मैक्सिमम वैल्यू आप क्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए P 0 भी हो सकता है और क्यू हो सकता है 7, तब भी 7 आएगा। अगर P 1 लोगे क्यू 6 लोगे तो भी 7 आएगा। लेकिन मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम के केस में क्यू 7 हो सकता है और P कितना हो सकता है 0। ठीक है, बात समझ आ गई। P की जगह क्या हो सकता है 0 और Q की जगह क्या हो सकता है 7। तो आंसर जो उस क्वेश्चन का क्या होगा भैया 7 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये वीडियो नंबर 2 का क्वेश्चन था। जिसने ना देखी हो वो जाके वीडियो नंबर 2 जरूर देखे और बेटा मेरे साथ जुड़े रहे। मैं हर वीडियो ऐसे ही ला रहा हूँ, अपने हैंड राइटिंग नोट्स की ला रहा हूँ, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल में जोड़ने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।